नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 20 जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि इस पूरे वीडियो में हम क्वेश्चंस, आंसर्स और कुछ फैक्ट्स देखेंगे। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और स्किप ना करें। बहुत बच्चे स्किप करते हैं, तो जब आप स्किप करेंगे तो आप चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें से वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं ज़्यादा डालता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आइए आज के पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, HCL का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? HCL आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर वगैरह, या ज़्यादातर हमारे मार्केट में क्या है, HCL के कंप्यूटर वगैरह ही आते हैं, तो आपने किसी कंप्यूटर पे देखा होगा। ठीक है, तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं किसे नियुक्त किया गया है? नेहा गहलोत, प्रियंका नैन, मालिनी अय्यर या रोशनी नाडर मल्होत्रा? तो इसका जो सही जवाब है वह रोशनी नाडर मल्होत्रा है, जो कि नाडर मल्होत्रा फैमिली से है। और आइए इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। HCL जो है टेक्नोलॉजी कंपनी है। यह कंप्यूटर निर्माण और अन्य टेक्नोलॉजी के सामान प्रोवाइड करती है और इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है और यह काफ़ी पुरानी कंपनी भी है। और रोशनी नादर भारत की सबसे धनी महिला है, जो कि अपने पिता शिव नाडर की जगह HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष एवं गैर कार्यकारी निर्देशक की भूमिका निभाएंगी। जबकि शिव नादर जो इनके पिताजी हैं वो HCL टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। रोशनी नाडर ने वर्ष 2018 में हैबिटेट ट्रस्ट की स्थापना भी की है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यह बहुत ही पावरफुल और धनी महिला है। और इतना ही नहीं, फोर्ब्स की 100 सूची में जो टॉप 100 रिच वुमेन होती है उनमें भी इनका नाम है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? पहला, तीसरा, पांचवा या नौवां? इसका सही जवाब है तीसरा। विनिर्माण जोखिम सूचकांक क्या है? विनिर्माण जोखिम सूचकांक है जिसमें कि देखा जाता है कि कंपनियां जो है कैसे काम कर रही हैं, रिस्क उठा रही हैं या नहीं रही है। मेनली यह जो है इंडस्ट्रियल पर्पस या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस कंपनियों के लिए ही यह रैंकिंग बनाया जाता है। तो भारत में जो भी कंपनियां रैंकिंग बना रही है वह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, नहीं कर रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए उनके बाउंस बैकबिलिटी, कंडीशन, कॉस्ट एंड रिस्क, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है उन्हें यह सूचकांक में शामिल किया जाता है। तो इस सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर कौन है? चीन है, क्योंकि चीन में जो है मशीनों का उत्पादन बहुत ज़्यादा काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर है। जबकि भारत चौथे स्थान से एक स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर आ चुका है। यह रिपोर्ट जो है देश के विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फिर से शुरू करने की क्षमता पर अध्ययन करता है। ठीक है, और इसमें भारत तीसरे नंबर पर है। और यह जो लिस्ट है वो किसने जारी की है? कसमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया है। जो कौन है? अमेरिका के प्रसिद्ध सलाहकार हैं। उनके द्वारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक, आप जानते हैं इंडिया में कई सारे बैंक हैं जिसमें कि एक फेडरल बैंक है, और इनके जो एमडी हैं और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत दाहिया, शैलेन राजन, विकास आहूजा या श्याम श्रीनिवासन। इसका जो सही जवाब है वो है श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया है। और इसे मंजूरी किसने दी है? आरबीआई बैंक ने इसे मंजूरी दी है। श्रीनिवास भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं, और उनके भारत में मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बहुराष्ट्रीय बैंकों के 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर उन्हें फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। इन्हें 20 वर्षों का अनुभव है, इसलिए इन्हें एमडी बनाया गया। कहाँ का? फेडरल बैंक का। उनका कार्यकाल 23 सितंबर 2020 से शुरू होगा। फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका कार्यालय अलुवा, कोच्चि, केरल में है। फेडरल बैंक का कार्यालय कहाँ है? मेन ऑफिस केरल में है। ठीक है, और इनके एमडी सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवास। कब से? 23 सितंबर 2020 से। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है? ट्रांसजेंडर के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने? जम्मू कश्मीर, ओडिशा, बिहार, राजस्थान। इसका सही जवाब है ओडिशा, क्योंकि इनके लिए यहाँ इनकी स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए इनके लिए विशेष तौर से यह सेवा लाया गया है। और इसमें क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और असशक्त लोगों यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोगों हैं उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाना है। इस योजना के तहत लगभग 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500, 700 और 900 रुपये प्रति माह की राशि मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 500 ट्रांसजेंडर लोगों को लाभान्वित किया है। किस योजना के तहत? मधु बाबू पेंशन योजना के तहत, जो कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई है? ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने। फुटबॉल क्लब ने 34वां ला लीगा खिताब जीता है। कौन सी फुटबॉल क्लब? आप जानते हैं जैसे कि हमारे यहाँ एसोसिएशन जो होते हैं, क्रिकेट एसोसिएशन होते हैं, वैसे ही कई सारे कंट्री में जहाँ पर कि फुटबॉल काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पर क्लब होते हैं, फुटबॉल क्लब होते हैं। ठीक है, तो कौन से फुटबॉल क्लब ने 34वां ला लीगा खिताब जीता है? रियल मैड्रिड, लीगा डिकून, करीम बेंजोम विलारियल या विप्रासोवा। इसका सही जवाब है रियल मैड्रिड एक फुटबॉल क्लब है जिन्होंने 34वां ला लीगा खिताब जीता है। मैड्रिड ने करीमा बेंजोमा विलारियल को ला लीगा चैंपियनशिप में 2-1 से हराया। मैड्रिड 37 मैचों में से 26 मैच जीत हासिल कर शीर्ष स्थान पर रहा है। 20 जुलाई को वर्ष 2020 का ला लीगा का अंतिम मैच वर्ष 2017 की विजेता टीम लेगनेस के स्थान खेला जाएगा। ठीक है, 20 जुलाई को खेला गया और इसके बाद जो है 34वां ला लीगा जीता है। किसने? रियल मैड्रिड क्लब ने। गाबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? गाबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? गाबोन देश कहाँ है? गाबोन देश साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, और इसकी जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? रैम्पी अल्विसा, विक्टली सेब्रोन या ओसाकू रफांडो हिब्रोज मिनरोपो। तो इसका जो सही जवाब है ओसाकू रफोंडा है। और इसे
किसने नियुक्त किया है? गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा। अली बोंगो ओंडिम्बा कौन है? ये गैबोन के राष्ट्रपति हैं। ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिश्चियन ओसाउ रफोंडा को नियुक्त किया गया है पहली महिला प्रधानमंत्री। ओसाउ रफोंडा गैबोन देश की 12वीं प्रधानमंत्री बनी है, जो कि जूलियन नगोचे बेकाले का स्थान ग्रहण करेंगी। ओसाउ रफोंडा एक अर्थशास्त्री हैं जिसने गैबोन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस से स्नातक किया है। 56 वर्षीय ओसाकू रफोंडा ने रक्षा मंत्री का पद भी संभाला था। ठीक है, रक्षा मंत्री का पद भी संभाला था इन्होंने। किस राज्य की सरकार में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? वेस्ट टू एनर्जी, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है वेस्ट से एनर्जी बनाना, कचरों से एनर्जी बनाना। किस राज्य सरकार ने इसकी पहल की है? पंजाब, राजस्थान, बिहार या उत्तराखंड? इसका सही जवाब है उत्तराखंड ने यह शुरू किया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी यानी कि कचरा से ऊर्जा बनाने के लिए पहल के तहत राज्य सरकार में कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के अनुसार इस पहल के तहत 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इस पहल को शुरू करने पर मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में ठोस कचरे का निपटारा करना है और बिजली प्रदेश में मुहैया कराना है। राज्य सरकार के अनुसार हर दिन पहाड़ी क्षेत्रों में 900 टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से आधा प्राकृतिक में जैविक है, जबकि 17% रिसाइकल बिन श्रेणी में आता है। रिसाइकल बिन श्रेणी का मतलब हो गया जिसे कि फिर से रिसाइकल किया जा सके, जिसे फिर से वस्तु में बदला जा सके, उसे रिसाइकल बिन कहते हैं। ठीक है, और वो कितने हैं? सिर्फ 17%। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य हैं उत्तराखंड के राज्यपाल। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहाँ पर भाजपा की सरकार है और मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। ठीक है, तो ध्यान रखना है वेस्ट टू एनर्जी किस राज्य ने सबसे पहले शुरुआत की है? तो उत्तराखंड ने। और पहली बार इसमें कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा? 5 मेगावाट का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को टिफ 2020 का एम्बेसडर बनाया गया है? टिफ क्या है दोस्तों? टिफ है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। फिल्मी दुनिया का एक समारोह मनाया जाता है जिसमें पुरस्कार वितरण किया जाता है। ये कहाँ मनाया जा रहा है? टोरंटो में। ठीक है, और उसका एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, जैकलिन फर्नांडिस या दीपिका पादुकोण? इसका जवाब है प्रियंका चोपड़ा जोनास को बनाया गया है। जोनास निकनेम है उनके हस्बैंड का, इसलिए जो है टाइटल को प्रियंका चोपड़ा के साथ जोड़ दिया गया है। और ये टिफ की जो है टिफ 2020 जो है उसका एम्बेसडर बनाया गया है। और किसको बनाया गया है? अनुराग कश्यप को। ठीक है, इन दोनों को जो है टिफ 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ 2020 का एम्बेसडर बनाया गया है। कोविड-19 महामारी के बीच डिजिटल स्क्रीनिंग के जरिए कोई वहां पर जाके नहीं करेगा, सारा काम डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा। डिजिटल स्क्रीनिंग की जाएगी के जरिए 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 को टिफ प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा और ये सारा ऑन स्क्रीन होगा यानी कि लाइव चलेगा। प्रियंका चोपड़ा 50 से अधिक प्रतिष्ठित
फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई है। टॉप 50 एक्टर और डायरेक्टर की सूची में शामिल हैं कौन? प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी टिप 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, किसे किसे चुना गया है? तो अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा को। अगला प्रश्न देखेंगे, सीबीएसई ने एआई करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि जो आज की दुनिया में मशीन्स होते हैं उनमें जो सोचने की जो क्षमता होती है और किसी प्रोग्राम को सीखने की जो क्षमता होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, मशीनों में आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ऑटोमेटिक मशीनें जो काम करती हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं, तो उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो सीबीएसई ने इसे अपने पाठ्यक्रम में जोड़ दिया है और इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? भेल, इसरो, नेक्सा या आईबीएम? तो इसका सही उत्तर है आईबीएम। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। नेक्सा एक कार कंपनी है, ठीक है। और आईबीएम क्या है? आईबीएम का आपने लैपटॉप देखा होगा, सॉफ्टवेयर्स आते हैं और ये बहुत पुरानी और बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है आईबीएम, ठीक है। इसके लैपटॉप वगैरह सैटेलाइट में यूज किए जाते हैं, इसके लैपटॉप अंतरिक्ष यान में यूज किए जाते हैं, मिलिट्री में यूज किए जाते हैं। तो यह बहुत ही पुरानी दिग्गज कंपनी है आईबीएम, उसके साथ सीबीएसई ने समझौता किया है, ठीक है। आप अब देखिए, इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम हेतु आईबीएम कंपनी के साथ समझौता किया है किस क्लास के लिए? 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम भारत के 13 राज्यों के 200 स्कूलों में लॉन्च करेगा। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को सीबीएसई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मैकायर यूनिवर्सिटी और लर्निंग लिंक फाउंडेशन और भारत के 1M1B द्वारा विकसित किया जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है जो मनुष्यों की तरह सोचने और उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। यह शब्द किसी भी मशीन पर भी लागू किया जा सकता है जो मानव मन से जुड़े लक्षणों जैसे सीखने और समस्या को सुलझाने में प्रदर्शित करता है, ठीक है। आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसका निजी सचिव? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जे कपिल नारायण, पी अशोक राजपूत, पी प्रवीण सिद्धार्थ या आर कृष्णा शर्मा? इसका सही जवाब है पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? विक्रम सिंह की जगह पर जाएंगे पी प्रवीण सिद्धार्थ, ठीक है। ये कौन है? ये 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे जो भारतीय राजस्व सेवा विभाग में कार्यरत थे। इंडियन रिवेन्यू सर्विस में ये कायम थे और वहाँ से ये निजी सचिव बन गए हैं रामनाथ कोविंद के। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी खुशी मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।